Assalamu alaikum, dear students. Today we will go through a very critical topic based upon massive increase in population. The essay is a personal analysis of the writer, and the writer has tried to explain the major social and economic factors which are instrumental behind this explosion. So let's try to go through this lesson. Okay जी, हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. द टाइटल इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे दो चीज़ों को कंबाइन किया है राइटर ने, एना मैकेंजी ने. हंगर ऑन द वन साइड एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑन द अदर साइड. हमने जैसे प्रीवियस लेसन पढ़ा ना, चाइना's वे टू प्रोग्रेस, तो उसमें भी हम चाइनीज़ पॉपुलेशन का बड़ा जिक्र कर रहे थे. वी वर टॉकिंग अबाउट इंडियन पॉपुलेशन इज़ वेल, कि ये दो हमारे इधर उधर बड़े ऐसे ममालिक हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है ये बहुत ज़्यादा है. So population is having a very close connection with hunger. Population is having a very close connection with prosperity. And population is having a very close connection with poverty. तो वो तमाम ममालिक जिनकी आबादी कंट्रोल्ड है, हमें उनकी इकनॉमिक कंडीशन को भी देखना पड़ेगा. ये वैसे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है. बड़े ज़्यादा पॉपुलेशन रखने वाले ममालिक जो हैं वो भी अमीर हो सकते हैं. चाइना की एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है. बहुत कम पॉपुलेशन रखने वाले ममालिक गरीब भी हो सकते हैं. ठीक है, अफ्रीका में बहुत से ऐसे ममालिक की एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है. लेकिन जब आप किसी चीज़ को जनरलाइज़ करते हैं तो अमूमी तौर के ऊपर जो परसेप्शन हम बिल्ड करते हैं वो यही है कि अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है तो मसाइल ज़्यादा होते हैं. ठीक है, जो नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स हैं वो इंक्रीज़ होती हैं विद ग्रेटर पॉपुलेशन. और अगर आपकी पॉपुलेशन जो है वो साइजेबल है, कंट्रोल्ड है, तो आप लोगों के मसाइल को ज़्यादा आसानी के साथ हल कर लेते हैं. बिल्कुल एक कॉमन सेंस की बात है. क्लास के अंदर अगर से कि 10 या 15 बच्चे बैठे हैं, सो इट इज़ वेरी इजी फॉर द टीचर टू मैनेज दैम. वो उन सबको इंडिविजुअली जानता होगा, बाय नेम उनको जानता होगा, उनकी एवेल्यूएशन करना उसके लिए आसान होगा. लेकिन अगर क्लास के अंदर आप 200 के करीब स्टूडेंट्स को स्टफ़ कर देते हैं, देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज दैम. डिसिप्लिन के इश्यूज़ आ जाएंगे, उनको मैनेज करना मुश्किल होगा. एग्ज़ाम को कंडक्ट करना प्रॉब्लम पैदा करेगा. उनकी ओवरऑल इवैल्यूएशन करना जो होगा, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द टीचर. सो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. अगर आप इसको स्टेट लेवल पर देखते हैं तो अगर किसी रियासत की आबादी बहुत ज़्यादा है तो फिर उस रियासत को, उस पॉपुलेशन को मैनेज करने के हवाले से उनकी खुराक मुहैया करना, उनकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना, उनको एजुकेट करना, उनको हेल्थ के हवाले से फैसिलिटेट करना, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दैम. बट इफ़ दे आर हैविंग कंट्रोल्ड पॉपुलेशन, साइजेबल पॉपुलेशन, देन थिंग्स विल बी फार मोर ईजी फॉर दैम. हम वेस्ट यूरोप को देखते हैं, स्कैंडिनेविया को देखते हैं, तो ये हमारे लिए एक क्लासिकल एग्जांपल है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के हवाले से कि ये वेस्ट यूरोप को देख लें, ठीक है, आप स्कैंडिनेवियंस को देख लें. दीज आर द मोस्ट प्रॉपरस पार्ट्स एंड रीजन इन द वर्ल्ड. साइंटिफिकली भी आप देख लें, पॉलिटिकली भी स्टेबिलिटी है यहाँ पर, और लोगों को भी उन्होंने ठीक ठाक अंदाज से फैसिलिटेट किया हुआ. और उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है, बिकॉज ऑफ देयर कंट्रोल्ड पॉपुलेशन. आबादी के फ़वाइद भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है. वो चाइना की एग्ज़ाम्पल हमने देखी, ठीक है, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी दुनिया में मार्केट बन गई, अपनी पॉपुलेशन की वजह से बनी. तो ये जो है दोनों तरफ से हम इस चीज़ को एनालाइज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं. लेकिन मैंने कहा कि जब आप किसी चीज़ को जनरलाइज़ करते हैं तो जो जनरल परसेप्शन है, वो जनरल परसेप्शन बेसिकली यही है कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो प्रॉब्लम्स भी उसी हिसाब से ज़्यादा होंगे. ठीक है, ये बच्चे जो आ जा रहे हैं इनकी तरफ तवज्जो ना दें. ठीक है, आप मेरी बात की तरफ जो है वो तवज्जो रखें, क्योंकि आप उधर देखेंगे फिर मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ. अच्छा, इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. ये काफ़ी डिबेटेबल है इसका फर्स्ट पैराग्राफ. ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, मैं आपको इंगेज करता हूँ इसमें. व्हाट इज़ इट लाइक टू बी रियली हंग्री? I expect that at some time you have all come home after an energetic game of football or netball, or after a few hours when you have been too busy to eat and said, I am starving. But this hunger didn't last long. अच्छा, राइटर के मुताबिक हम में से कोई शख्स ऐसा नहीं जिसने ज़िंदगी में भूख को बर्दाश्त ना किया हो. बात को तवज्जो से सुनिएगा. हम में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसने भूख को बर्दाश्त ना किया हो. हम सबको भूख लगती है, ऑफ कोर्स लगती है.
आप सुबह सुबह उठते हैं, आप टेनिस खेलने के लिए निकल जाते हैं, फुटबॉल खेलने के लिए चले जाते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए चले जाते हैं। एक ज़बरदस्त किस्म की एनर्जेटिक गेम आप खेलते हैं, कॉन्टेस्ट करते हैं, कम्पीट करते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, मुकाबला करके घर आ जाते हैं। नाउ फिज़िकली यू आर टायर्ड, डेड टायर्ड। घर आते हैं, घर आके आप फर्दर किसी काम के अंदर इंगेज हो जाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता, थोड़ा बिज़ी हो जाते हैं। देन ऑल ऑफ ए सडन यू विल फील द पैंग्स ऑफ हंगर, और आप कहेंगे कि ओ माई गॉड आई एम स्टार्विंग, मैं तो मर रहा हूँ भूख से, मेरे पेट में तो ऐसे जैसे चूहे उछल रहे हैं, मुझे जल्दी से कुछ खाने को दे दें। ये भूख की अलामत है ना, ऐसे ही होता है ना। इस तरह की भूख मैंने, आपने, हम सब ने अपनी ज़िंदगी में देखी है। हम में से कोई भी शख्स इस चीज़ का इनकार नहीं कर सकता। हम बीइंग ए मुस्लिम रमज़ान के अंदर रोज़ा रखते हैं, सहरी के वक्त हम खाना खा लेते हैं, पेट भर के खाना खा लेते हैं, उसके बाद 14, 15, 16 घंटे तक भी रोज़ा जो है चला जाता है समर में। मगरिब तक हमने कुछ भी खाना पीना नहीं होता, ना पानी पीते हैं ना खाना खाते हैं, ठीक है। 12 जब बज जाते हैं, ज़ोहर की नमाज़ हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है हमें रोज़े का असर महसूस होना शुरू हो जाता है, एंड वी स्टार्ट फीलिंग अ सॉर्ट ऑफ हंगर, ठीक है। फिर किचन के अंदर शाम के वक्त अफ्तारी से पहले बनने वाली जो अशिया होती हैं, उनकी जो खुशबू होती है, वो फर्दर हमारी इश्तहा को बढ़ाती है। बाज़ार आप चले जाते हैं, वहाँ पे समोसे फ्राई हो रहे होते हैं, पकोड़े बन रहे होते हैं, उनको आप देखते हैं, फ्रूट चाट को देखते हैं, फर्दर जो है योर माउथ विल वाटर, तो आप मज़ीद भूख को, फिर आप घड़ी को बार बार देखते हैं कि मगरिब की अज़ान होगी तो उसके बाद हम रोज़ा खोलेंगे। आप चंद घंटों के लिए, चंद घंटों से कुछ ज़्यादा कर लें, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है ना इस हवाले से, लेकिन रमज़ान में हम भूख का सामना करते हैं, हम भूख को बर्दाश्त करते हैं। तो भूख हम सब ने बुनियादी तौर पर देखी हुई है, चाहे सुबह नाश्ता लेट करें, लंच लेट करते हैं, रात को घर पहुँचे, डिनर लेट आपने किया, लेकिन हम कभी ना कभी ऐसा लाजमी तौर पर होता है कि किसी न किसी गैप की बेस के ऊपर हम शदीद किस्म की भूख का शिकार होते हैं। हम कहते हैं कि कुछ जल्दी से खाने के लिए ले आएँ, बड़ी सख्त भूख लगी हुई है मुझे, ठीक है। ये भूख की एक ऐसी किस्म है जो कि एक सीरियस टाइप ऑफ हंगर नहीं है। भूख बुनियादी तौर पर हम इसको कहते नहीं हैं, जो मैं कह रहा था ना, तवज्जो से सुनिएगा, हम बुनियादी तौर पर इस तरह की भूख को भूख नहीं कहते हैं। दिस इज़ नॉट हंगर। व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ दैट आफ्टर ए वाइल, आफ्टर कपल ऑफ आवर्स, आफ्टर फ्यू आवर्स, आफ्टर होल वन डे इन रमज़ान, यू विल बी एबल टू ईट समथिंग। जब आपको यकीन होता है इस चीज़ के हवाले से कि रेफ्रिजरेटर में चीज़ें पड़ी हुई हैं, किचन में अफ्तारी का सामान तैयार हो रहा है, घर पहुंचूंगा, खाना अगर नहीं बना हुआ तो बन जाएगा, 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ जाएगा, आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ जाएगा, घर में नहीं मिलता, बाज़ार में होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सो आई कैन गो एनी वेयर एंड आई कैन ईट एनी थिंग। तो फिर ये भूख नहीं है, ये चंद घंटों की एक ड्रिल है, फिजिकल ड्रिल है। भूख राइटर के मुताबिक बुनियादी तौर पर क्या है, ये आगे इस पैराग्राफ के अंदर वो इस चीज़ को डिफाइन करती है, सुनिएगा जी। बट दिस हंगर डिडंट लास्ट लॉन्ग, if your meal was not ready for you after a few slices of the bread and butter, you forgot all about those hunger pangs। ठीक है, भूख बड़ी शदीद लगी है, कॉलेज से आप घर पहुँचे हैं, क्लासेस आपने अटेंड की, इंतहाई तवज्जो और हिम्मत के साथ आपने एक एक पीरियड पढ़ा, एक एक लेक्चर को तवज्जो के साथ सुना, एक एक चीज़ को नोट डाउन किया, एक के बाद दूसरा लेक्चर, 6 घंटे की स्टडी के बाद सफ़र करते हुए आप घर पहुँचेंगे, जाते कहेंगे खाना बना या नहीं बना, और किचन से आवाज़ आएगी कि सब्र करो अभी बन रहा है। तो आपका जवाब क्या होगा? मैं सुबह से कॉलेज गया हुआ हूँ, इतना मैं पढ़ के आया हूँ, मेहनत और मुशक्क़त करके आया हूँ, आप लोग सारा दिन घर होते हैं, खाना भी नहीं आप वक्त पर बना सकते, जल्दी करें मुझे भूख लगी हुई है। वो कहेंगे कि सब्र करो अभी 1 घंटा पड़ा हुआ है। तो आप क्या करेंगे? आप खुद किचन में जाएंगे, आप रेफ्रिजरेटर को खोलेंगे और फिर पूछेंगे कि अंदर क्या पड़ा हुआ है फ्रिज में। अच्छा, जो भी पड़ा हो, फ्रूट्स पड़े हुए हैं, ब्रेड पड़ी हुई है, आप 3-4 स्लाइस निकालेंगे, ऊपर बटर जो है उसको आप पेस्ट करेंगे, जैम लगाएंगे, फ्रूट्स निकालेंगे, काटेंगे, खाएंगे और आप काफ़ी हद तक पुरसुकून हो जाएंगे।
आप बड़ी आसानी के साथ 1 घंटा आप गुजार लें। फिर जब खाना बन जाएगा फिर उसके साथ भी आपने 2-2 हाथ करने हैं, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट पेनफुल फॉर यू। बट हंगर डज नॉट मीन मिसिंग वन मील और इवन मील्स फॉर द होल डे। राइटर के मुताबिक भूख ये नहीं कि आप एक वक्त का खाना ना खा सकें किसी मजबूरी की वजह से, या आप सारा दिन खाना ना खा सकें किसी मजबूरी की वजह से, या रिलीजियस ऑब्लिगेशन की बेस के ऊपर। जैसे रमज़ान में हम सारा दिन खाना नहीं खाते, ठीक है, क्योंकि वो रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, तो हमें उस भूख को बर्दाश्त करना है, ठीक है, और हम उसको करते भी हैं, मोस्ट डेफिनेटली करते हैं। या से कि कॉलेज के अंदर से मैं अगर आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, मुझे कॉलेज में काम को पड़ जाता है, यहाँ से मुझे किसी दूसरे शहर जाना पड़ जाता है, तो नाश्ता तो मैं सुबह घर से करके आया हूँ। अब मैं आगे किसी काम में जाता हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, वो काम बड़ा अर्जेंट है, देन आई विल फॉरगेट अबाउट माई लंच। मैं कहूँगा काम हो जाए, खाना तो चलो मैं खा ही लूँगा, इधर खा लूँ, घर जाके खा लूँ, फिर काम हो जाता है। फिर मैं कहता हूँ वक्त क्या ज़ाया करना है कि अब इधर मैं किसी होटल में जाऊँ, पता नहीं कैसा खाना मिले ना मिले, सो इट्स बेटर टू गो होम, घर जाके खा लूँगा। तो मैं अपनी इस भूख को किसी हद तक रोक लूँगा, बर्दाश्त कर लूँगा। और बर्दाश्त मैं किस बेस पर कर रहा हूँ? बर्दाश्त मैं इस बेस पर कर रहा हूँ बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट इनफ दैट आफ्टर गोइंग टू माई होम आई विल बी एबल टू गेट समथिंग, मोस्ट डेफिनेटली। तो ये भूख नहीं है, इट मीन्स नेवर हैविंग इनफ टू ईट। भूख से मुराद राइटर ये कहती है कि भूख क्या है? भूख ये है कि आपको कभी भी मुकम्मल खाना ना मिल सके। कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप 2 रोटियों की खाने की तलब रखते हैं और आपको आधी रोटी मिले, ये है ही इतनी, आपको 1 रोटी मिले, आपको चावलों की आधी प्लेट मिलती है, तो आप खा तो लेंगे, लेकिन आपकी जो इश्तहा है वो अपनी जगह पर बरकरार रहेगी। शाम को फिर आपके साथ यही होता है, आधी रोटी है वो खा लें, ठीक है। हम पाकिस्तान के जिस हिस्से के अंदर, सेंट्रल पंजाब के अंदर जैसे हम रहते हैं, तो यहाँ पे इस तरह की पॉवर्टी हम नहीं देखते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मीन के हमारे इस इलाके के अंदर बड़ी खुशहाली है, तमाम तरह इन्फ्लेशन के बावजूद। बाहर के हालात यकीनी तौर पर मुश्किल हैं, आजकल क्राइसिस है, इकनॉमिक क्राइसिस है, लेकिन फिर भी तमाम लोग घर जाके खाना खाते हैं। तो आपको अपने इर्द गिर्द ऐसे अफराद नज़र नहीं आएंगे कि जिनकी सूरत हाल ऐसी हो कि उनको आप आधी रोटी दें और कहें कि इतनी ही है, इसी से गुजारा करना है। लेकिन दुनिया के अंदर ऐसे अफराद नहीं, ऐसे ममालिक मौजूद हैं कि जहाँ पे ये सूरत हाल। आप अफ्रीका में चले जाएं, रवांडा जैसे मुल्क में चले जाएं, बुरुंडी जैसे मुल्क के अंदर चले जाएं, आप एथियोपिया के अंदर आप चले जाएं, ठीक है, आप कॉन्गो में चले जाएं, तो ये अफ्रीका के वो ममालिक हैं कि जहाँ पे गुर्बत जो है वो इंतहा दर्जे की पाई जाती है। और वहाँ पे सूरत हाल ऐसी होती है कि जहाँ पे लोगों को कभी भी मुकम्मल ग़िज़ा मिलती ही नहीं है। मुकम्मल ग़िज़ा से मुराद कि जितनी खाने की आपकी तलब और कैपेसिटी है उसके मुताबिक आपको खाना ना मिले। हम तो अपने घरों में जाते हैं ना, कहते हैं 2 से भूख नहीं उतरी, कहते हैं तीसरी और बनाएं, 1 प्लेट चावल से कुछ भी नहीं बना, 1 और लेकर आएँ। और तब तक हम खाते रहते हैं, बाज़ का ठूसते भी रहते हैं कि जब तक पेट खुद नहीं बोलना शुरू कर देता कि बस अब बहुत होगी मेरे साथ, ठीक हो की बात। तो हम इस तरह की यानी कि मुआशरे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, हम इस तरह के जो है दुनिया के हिस्से के अंदर मौजूद हैं कि जहाँ पर हम ठीक ठाक दबा के खाना खाते हैं। रमज़ान में भी ऐसे ही करते हैं, सारा दिन जो होता है ना उसकी कसर अफ्तारी पर निकाल लेते हैं हम, ठीक हो की बात। रमज़ान के बाद फिर शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है, फिर शादियों पे जाते हैं आप, वहाँ जितने पैसे देते हैं पूरा हिसाब बराबर करते हैं। वहाँ पर आप होता है ना, इसी तरह से अपनी प्लेट पे पूरा मीनार पाकिस्तान खड़ा करते हैं ना, ये भी डालें वो भी डालें, साइड पे भी रख लें, नीचे टेबल के भी छुपा लें, सारा कुछ करके थक के वहाँ से निकलते हैं। सॉरी जी, बिल्कुल आप अपना तजुर्बा बता रहे हैं ना, ठीक है, माशाल्लाह तजुर्बाकार लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे मामलात जो है ना ये चलते हैं। वजह क्या है कि जब चीज़ें मुख्तात के अंदर अवेलेबल होती हैं, जो बात आपने समझ नहीं है बुनियादी तौर पे, कि जब चीज़ें मुख्तात के अंदर अवेलेबल होती हैं तो तब आप ये चीज़ें करना अफोर्ड कर सकते हैं।
आप पूरी प्लेट गोश्त की भर सकते हैं, अपनी पसंद के चंद एक पीसेस निकाल लेंगे, उनको खाएंगे, बाकी बाढ़ में जाए। ज़ाया होता है ना, हम देखते हैं, अपनी आंखों के साथ देखते हैं, बहुत सी चीज़ों को हम ज़ाया करते हैं शादियों के ऊपर, फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। जितना हम खाते हैं उतना साथ ज़ाया भी करते हैं। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कि हम दुनिया के एक ऐसे हिस्से के अंदर मौजूद हैं कि जहाँ पे खुराक मुख्तात के साथ अवेलेबल है, गो के ज़ाया नहीं करना चाहिए, गलत बात होती है, गुनाह भी है। इस्लामिक पर्सपेक्टिव से अगर आप इसको देखते हैं, वैसे भी गैर अखलाकी हरकत है कि आप खाने को ज़ाया करें। अल्लाह ताला की नेमत है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़ाया तभी आप कर पा रहे हैं ना चूँकि वो चीज़ अवेलेबल है। और अगर आपसे ये कहा जाए कि आधी रोटी है, मिलनी ये है, तो कौन ज़ाया करेगा? नोबडी विल डेयर टू वेस्ट दैट थिंग। आप उसको सीने से लगा के रखें, आप आधी खाएंगे, उस आधी का भी आधी बचा के रख लेंगे कि रात को हो सकता है भी यही खानी पड़े। और मैंने आपसे कहा है कि दुनिया में ऐसे अफराद मौजूद नहीं, ऐसे ममालिक मौजूद है जहाँ पे इस तरह की सूरत हाल है, जहाँ कहत पड़ जाता है, मौसमी हालात ऐसे होते हैं कि फसलें नहीं उग पाती हैं। तो जो फेमिन्स हैं, जो कहत होता है, ये एक इंसानी तारीख़ की बहुत बड़ी हकीकत है, ठीक है। तो हम तो मीन के चारों तरफ हमारे दरिया हैं, हरियाली है, पानी है, बारिशें होती हैं, सब्ज़ा है। आप दूर दूर तक देखें, आपको हर तरफ हरियाली नज़र आएगी। अपने कॉलेज के अंदर देखें, चारों तरफ हरियाली नज़र आती है आपको, ज़मीन सोना उगलती है यहाँ पर। ये पीछे देखिए कितनी बड़ी नहर है, सारा साल चलती है। सो द वाटर इज़ अवेलेबल इन अबंडेंस। तो ये जो सारी नेमतें हैं, दुनिया के तमाम ममालिक में सूरत हाल ऐसी नहीं होती, ठीक है। जहाँ ये तमाम चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, वहाँ पे भूख और अफलास लाजमी तौर पर पैदा होगा। जी सुनिएगा प्लीज़। इट मीन्स व्हेन यू हैव हैड समथिंग टू ईट एट लीस्ट एज मच अगेन, it also means a situation in which you are always wondering where the next meal is coming from, or even if there will be next or not। ये एक ऐसी सूरत हाल है भूख की कि जहाँ पर आपको कभी भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाना ना मिले, या अगर एक वक्त आपने सेटिस्फाइड होकर खाना खा लिया है तो आपकी प्रॉब्लम क्या है कि पता नहीं अब मुझे लंच मिलेगा या नहीं मिलेगा। When you become uncertain about your future, या रात को मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, या अगर दिन में एक बार मिल रहा है अगले दिन मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, जब आपको इस चीज़ के मुतालिक यकीन नहीं होता, ठीक है। तो हमारे यहाँ, जैसे मैंने कहा है कि ये एक ऐसा इलाका है कि यहाँ पर लोगों को ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ता। आर्थर हॉपक्रॉफ्ट ऑफ द गार्डियन सेड ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन आफ्टर विजिटिंग ए न्यूट्रिशन सेंटर इन केनिया। एक जर्नलिस्ट थे, गार्डियन में काम करते थे। वो एक बार कीनिया के एक न्यूट्रिशन सेंटर का विज़िट करते हैं कि कीनिया अफ्रीका का मुल्क है, वंस अगेन गरीब मुल्क है, कहत वहाँ पर अक्सर आते रहे, तो वहाँ पर गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है, लोगों को ग़िज़ा भी मुकम्मल नहीं मिलती, खाना भी ठीक तरह से नहीं मिलता। तो वहाँ पे डिफरेंट न्यूट्रिशन सेंटर बने हुए हैं कि वो बच्चे जो तकरीबन मरने के करीब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ द फूड, उनको फिर वो न्यूट्रिशन सेंटर्स में ले जाते हैं कि इनकी ग़िज़ा का, इनकी खुराक का ख्याल रखा जाए। तो ये जो साहब हैं, ये जो जर्नलिस्ट हैं, इनको उस न्यूट्रिशन सेंटर में जाने का मौका मिलता है, इत्तफाक होता है। अच्छा, वहाँ की सूरत हाल क्या बताते हैं? They are the children whose eyes stares as if blind, whose legs and arms like sticks of licorice, who neither cry nor laugh, and who weigh 10 pounds at the age of 2 years। यहाँ पर 10 साल की उम्र के बच्चों का वज़न 2 साल की उम्र के बच्चों का वज़न तकरीबन 10 पाउंड के करीब था। 10 पाउंड आप कह सकते हैं रफली 4 kg के करीब। सो दैट्स नथिंग। 2 साल का बच्चा हो, 2 साल का बच्चा चलता फिरता है, उसे आप उठाएँ तो थोड़ी सी कुव्वत लगाना पड़ती है उठाते हुए। तो यहाँ पर वो कहते हैं 2 साल के बच्चे थे जिनका वज़न 10 पाउंड्स के करीब था, रफली आप 4-4.5 किलो आप कह सकते हैं, केजी कह सकते हैं। आँखें उनकी देख तो रही थी, मूव नहीं करती थी, स्टेगनेंट थी, रुकी हुई, कुव्वत ही नहीं थी। हम देखें ना अपनी आँखों को इधर उधर करते रहते हैं। दे वर अनएबल टू मूव देयर आई बॉल्स, और उनको देख के यूँ लगता था कि आंखें खुली हैं लेकिन ये ब्लाइंड है, देख नहीं सकते हैं। बाजू टांगें इतनी नहीफ और कमज़ोर कि जैसे स्टिक्स हों, इतने कमज़ोर बच्चे। पेट उनके अंदर की तरफ दंसे हुए, ये जो रिब केज है सारे का सारा दाएं बाएं,
ये पूरे का पूरा रिप केज आपको ऑलमोस्ट नज़र आ रहा होता है। खड़े होने से लाकर चलना तो बहुत दूर की बात है, अगर खड़े हो जाएं तो कदम नहीं उठा सकते हैं। इसे भूख कहते हैं, इसे अफलास कहते हैं, इसे गुर्बत कहते हैं। आपको अपने इर्द गिर्द इस तरह के बच्चे नज़र नहीं आएंगे। ये हाँ ठीक है, लोगों के सोशल स्टेटसेस जो हैं वो डिफरेंट ज़रूर हो सकते हैं, अमीर गरीब हर तरह के लोग हैं, लेकिन ऐसे बच्चे नहीं आपको नज़र आएंगे कि जिनकी सूरत हाल इस तरह की हो जैसे कि राइटर डिफाइन कर रहा है। ठीक है, आप दोनों को मैं खुद इग्नोर कर रहा हूँ कि मेरा रिदम जो है ना वो टूट जाएगा। फिर famine has been a problem since the beginning of time. The early hunters suffered grave shortages during the winter months, and quite often these were serious enough to mean starvation for him and his family. जो कहत है ये दुनिया की तारीख़ के अंदर एक हकीकत है। पहले वक्तों में लोग जो शिकार करते थे, शिकारी होते थे, सर्दियों के मौसम के अंदर जब बर्फ़बारी होती थी, जानवर छुप जाते थे, अपनी हाइडआउट्स में चले जाते थे, शिकार करने के लिए कुछ नहीं मिलता था, तो वो जो लोग होते थे वो फैमिन्स का, कहत का शिकार हो जाते थे। अगर उनके पास जानवर थे तो जानवर ज़िंदा नहीं रहते थे कि जब बर्फ़बारी पड़ेगी तो सब्ज़ा कहाँ से आएगा, घास कहाँ से आएगी, हर चीज़ तो दब जाएगी बर्फ़ के नीचे। तो उस वजह से जानवरों को खाने के लिए ग़िज़ा नहीं मिलेगी, जानवरों को ग़िज़ा नहीं मिलेंगी तो वो मर जाएंगे। जानवर मरना शुरू हो गए तो दूध कहाँ से आएगा, गोश्त कहाँ से आएगा, चमड़ा कहाँ से आएगा। आपका सारे के सारा जो इकनॉमिक साइकिल है वो तो अपनी जगह पर रुक गया, ठहर गया। One of the first records of famine was carved in granite by an Egyptian pharaoh. He said, "During my reign, the Nile has not been in flood for 7 years. Corn is scarce and food is lacking. Those who ran cannot even walk. The food bins are broken open and empty. It is the end of everything." कहते हैं इंसान की तारीख़ के अंदर जो पहला वाक़या रजिस्टर्ड मिलता है हमें फैमिन के हवाले से, वो एक इजिप्शियन फ़ैरो ने रजिस्टर्ड किया है। फ़िरौन मिस्र के अंदर कोई था, फ़िरौन एक ज़ायद गुजरे ना, फ़िरौन मीन जो किंग ऑफ इजिप्ट होता था। तो एक फ़ैरो ने ग्रेनाइट लिया, पत्थर होता है, उस पे उसने सारी तहरीर लिखी। पेज तो नहीं होता ना, कागज़ नहीं होता था, पेंसिल नहीं होती थी, तो तब लिखने के लिए पत्थर होता था, पत्ते होते थे, चमड़ा होता था। तो एक कहते हैं कि ग्रेनाइट मिला और उस ग्रेनाइट के ऊपर एक तहरीर लिखी हुई थी किसी इजिप्शियन फ़ैरो की तरफ से। और उसने ये लिखा कि जो दरियाए नील है, आपको पता है इट्स वेरी फेमस रिवर, दरियाए नील जो है 7 साल हो गए हैं इसमें तुग़यानी नहीं आई, इसमें सैलाब नहीं आया, पानी की कमी है, किल्लत है, ग़िज़ा पैदा नहीं हो रही, जो लोग भाग सकते हैं, चलने से लागिर हैं, जितने भी आपके हैं जो गोडाउन्स हैं वो सारे के सारे खाली हो गए हुए हैं। जिन बिन्स के अंदर आपने अपना गल्ला वगैरह स्टोर किया हुआ था, दे आर ब्रोकन एम्प्टी, खाने के लिए कुछ नहीं है। इट वॉज़ एंड ऑफ एवरीथिंग, ये हर चीज़ का अख्ताम था कि खाने के लिए कोई चीज़ बची ही ना हो। We read in the Bible of many cases of the famine. The 7 years of famine in Egypt and the surrounding countryside during the time of Joseph. हमें बाइबल में बेशुमार इस तरह के वाक़यात मिलते हैं तहरीर किए हुए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा आप सब ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, जब आप ये उसी की तरफ रेफरेंस है बेसिकली। तो हम क्या देखते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर आप इजिप्ट के अंदर एक तवील अरसे तक जो कहत है वो देखते हैं। आपको पता है ना, उनके वो जो पहले भाई थे वो पैलेस्टाइन से फिर गए थे उधर, ठीक है, गल्ला लेने के लिए। तो एक बड़े लेवल के ऊपर ये जो कहत था ये फैल गया। तो ये एक बड़ा फेमस फैमिन था हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में। वाइड स्प्रेड डिज़ास्टर वाज ओनली अवर्टेड बाय द प्रीवियस कंपल्सरी स्टोरेज ऑफ द फूड अंडर जोसेफ्स मैनेजमेंट ड्यूरिंग द प्लेंटीफुल हार्वेस्ट। तो जब हर तरफ कहत फैल गया, कहाँ पैलेस्टाइन, कहाँ इजिप्ट, पूरे जो अरब बेल्ट है यहाँ पे जब कहत फैल गया, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो थे उनकी मैनेजमेंट चूँकि बड़ी ज़बरदस्त थी। तो जब माजी के अंदर फसलें ज़्यादा पैदा होती रहीं तो उन फसलों का कुछ हिस्सा वो बचा लेते थे, स्टोर कर लेते थे कि आने वाले वक्त में काम आएगा। मैनेजमेंट थी उनकी। जब वो कहत आ गया तो वो जो ज़हीरा किया हुआ गल्ला था वहाँ से लोगों में तकसीम करना शुरू कर दिया ताकि लोग भूख से ना मरे। उसी गल्ले की तलाश में वो भाई उनके वहाँ पर गए थे। ठीक होगी बात।
Egypt was saved from famine by this national effort, but many people in the surrounding countries were left hungry. इजिप्ट महफूज ही इस वजह से हुआ कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे उनकी मैनेजमेंट बड़ी ज़बरदस्त थी, जबकि इर्द गिर्द हर तरफ तबाही फिर गई थी हर तरफ. जोसेफ्स ओन ब्रदर्स केम टू इजिप्ट फ्राम पैलेस्टाइन टू बाय ग्रेन. ये वही रेफरेंस राइटर भी यहाँ पे मेंशन करते हुए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अपने भाई फ़लस्तीन से वहाँ पर गए थे गल्ला लेने के लिए. ये वही भाई थे कि जिन्होंने उनको मारने की कोशिश की थी. From the birth of Christ to about 1800, there are records of famine in Europe in 350 different years. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर 1800 तक 18वीं सदी तक आपको यूरोप के अंदर बेशुमार ऐसे जो फैमिन्स हैं उनका रिकॉर्ड मिलता है. 350 के करीब बड़े बड़े जो कहत हैं हमें इन 1800 सालों के अंदर नज़र आते हैं. 350 बड़े कहत. वन फेमन एवरी 5 years. अगर आप इसकी औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो हर 5 साल के बाद एक कहत है, जो कि एक बहुत बड़ी रेशो है. इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द सेम पीरियड देयर वाज एट लीस्ट वन मेजर फेमिन इवन आफ्टर एवरी 10 years. इंग्लैंड की अगर आप बात करते हैं, हर 10 साल के बाद एक कहत. These were general famines when a large area of the country was affected, but there were many more local famines. ये तो बड़े बड़े कहत है ना कि जब एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एक इलाका किसी कहत की ज़द में आ जाता है. बाद छोटे छोटे कहत होते हैं रीजनल. जैसे पाकिस्तान के अंदर आप जाएं, इधर थर के इलाके में, सिंध के इलाके में, चोलिस्तान के इलाके में, वहाँ पर आपको कहत की सूरत नज़र आती है. जब बरसात में बारिशें नहीं होंगी, पानी नहीं होगा, फसलें जो हैं वो नहीं होंगी, ग़िज़ा नहीं होगी. तो अब तो मीडिया रिपोर्ट नहीं करता इन चीज़ों को, लेकिन पहले तो मीडिया जो है आज से 3 साल पहले चीज़ों को कंसिस्टेंटली रिपोर्ट कर रहा था कि वहाँ पे तो सूरत बड़ी खौफनाक थी. सिंध के अंदर जो सहरा के इलाकों में रहने वाले लोग थे, दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ स्टारवेशन. खाने नहीं है खाने के लिए उनके पास. तो ये, लेकिन बाकी आप देखें कि बाकी मुल्क में जो अनाज था वो वाफर मिकदार में मौजूद था. तो ये वाइड स्प्रेड फेमिन्स नहीं हैं, ये लोकल फेमिन्स हैं जो एक ख़ास इलाके के अंदर, एक ख़ास रीजन के अंदर पैदा हो जाते हैं. We can get some idea of these famines from our folklore. The stories of Robin Hood often involve local food shortages, with Robin helping with transport of food, robbing the rich to feed the poor, or poaching for them from the royal forest. इसके अलावा लोक कहानियाँ इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं. आपने रॉबिन हुड के वाक़यात पढ़े हुए हैं. हातम ताई, जैसे आप हातम ताई के वाक़यात को पढ़ते हैं, अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था. या शाही महल्लात जो होते थे, ठीक है, जो जहाँ पे चीज़ों को ज़ख़ीरा किया जाता था, उनको प्लंडर करता था, लूटता था और जाकर गरीबों के अंदर तकसीम करता था. तो गरीबों में तकसीम करने का मामला तब आता था ना कि जब खाने की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी. तो फिर इस तरह के लोग सामने आते थे, रॉबिन हुड टाइप लोग, जो कि लोगों को आकर हेल्प आउट करते थे. बट फेमिन्स इन यूरोप हैव बीन मच लेस सीरियस दैन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. चाइना हैड 90 मेजर फेमिन्स इन 1 century. यूरोप के अंदर आने वाले जो फेमिन्स हैं ये इतने संजीदा नौयत के नहीं थे. यूरोप वैसे ही अमीर इलाका है ना. चाइना में 1 सदी में 90 फेमिन्स है. 1 सदी में 90 फेमिन्स, तकरीबन हर साल बाद एक. आज के चाइना की बात नहीं कर रहा, माजी के चाइना की बात कर रहा है. 9.5 million people perished in a single famine which swept North China in the last century. पिछली सदी में 15 लाख के करीब लोग मारे गए नॉर्थ चाइना के अंदर फेमिन्स की बेस के ऊपर. The Russian famine in 1921-22 killed several million people. इस तरह से रूसी इनकलाब के बाद 1921 और 22 के अंदर हम क्या देखते हैं कि लाखों की तादाद के अंदर लोग जो हैं वो कहत की वजह से रशिया के अंदर मारे जाते हैं. 10 million died in the Great Famine of Bengal 1969-70. 1969 और 70 में बंगाल, ठीक है, नहीं बंगाल 2 है ना, एक तो बांग्लादेश हो गया, ठीक है, और एक इधर भी है ना, हिंदुस्तान का भी एक इलाका है बंगाल, ठीक है. तो ये गालबन जहाँ पे उनका जो कैपिटल है कैलकटा. सो गालबन, आई मीन द राइटर इज़ मेकिंग रेफरेंस टू दैट एरिया. ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश. दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रोविंस ऑफ इंडिया, बंगाल, ठीक है, जिसको वेस्ट बंगाल हम कहते हैं. तो वहाँ पर वो कहता है कि 1969 और 70 की दहाई के अंदर
आप क्या देखते हैं कि एक बड़े पैमाने के ऊपर लोग मारे गए, 10 मिलियन, तकरीबन 1 करोड़ के करीब लोग। As recently as 1942 in Bombay, 1 million starved to death when the rice crop failed. हाल ही बम्बई के अंदर, मुंबई कहते हैं अब उसे, वहाँ पर आप क्या देखते हैं कि 1942 के अंदर 10 लाख के करीब लोग मारे गए, सिर्फ इस वजह से कि चावल की फसल जो थी उसने ठीक पैदावार नहीं दी थी, नाकाम होगी, मौसम अच्छा नहीं था, जो भी रीज़न थी। इन इंडिया इन 1964-65, ये जंग के साल हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, 65 की जंग आपको पता है। देयर वाज द वर्स्ट फैमिन ऑफ द सेंचुरी, इस सदी का बदतरीन हम कह देखते हैं हिंदुस्तान में। ओइंग टू द फेलियर ऑफ द मॉनसून एंड मैनी कंट्रीज गेव एड ऑन द लार्ज स्केल एंड ट्राई टू हेल्प, कि मानसून की बारिशें, बरसात का मौसम था जैसे आजकल चल रहा है, तो मानसून जो था वो इतना एक्टिव ना रहा, तो हिंदुस्तान में सदी का बदतरीन कहत हम देखते हैं जब दुनिया के बेशतर ममालिक ने भारत को, इंडिया को हेल्प किया इस चीज़ के हवाले से। अगर इम्पोर्टेड फूड कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, लेकिन बाहर से आने वाली ग़िज़ा कभी भी कहत का हल नहीं होती, उसके अंदर बड़े इशूज़ आ जाते हैं। कहत का हल सिर्फ यही है कि इलाके के अंदर ग़िज़ा पैदा हो। बाहर से ग़िज़ा आएगी तो वो कहाँ पर आएगी? एयरपोर्ट्स पर आएगी, बंदरगाहों पर आएगी, आगे से फिर आपको ट्रक्स चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, रोड्स चाहिए, पूरा मवासलात का निज़ाम चाहिए। तो बाज़ इलाके जो होते हैं वो हार्ड हिट एरियाज़ होते हैं, दूर दराज के इलाके, सड़कें नहीं बनी हुई, रास्ते नहीं जाते, आइसोलेटेड एरियाज़ हैं, पॉपुलेशन जो है दैट इज़ स्पार्स पॉपुलेशन। तो वहाँ पर आप ग़िज़ा को तकसीम कैसे करेंगे? गाड़ियाँ तो जा नहीं सकेंगी। फिर आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है कि आप हेलीकॉप्टर से चीज़ों को नीचे करें, फेंकें, और फिर जिसके हाथ जो चीज़ आ गई वो उठा कर ले गया। किसी ने 2 उठा लिए थैले, किसी ने 1 उठा लिया, किसी के हिस्से में कुछ भी ना आया। Even if there had been enough availability, the ports could not cope with all the ships bringing the cargoes, and transport problems were so great that the food could not have been distributed to many of the isolated and hardest hit areas. A year later, India still faced even worse threat of famine. इसके 1 साल बाद हिंदुस्तान में एक मज़ीद ख़तरनाक किस्म के कहत की सूरत हाल पैदा हुई। बाकी जिसको मैंने डिफ़ाइन कर दिया है कि जो हार्डेस्ट हिट एरियाज़ होते हैं वहाँ पर आप खाना पहुँचा नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी जो बंदरगाहें होती हैं वो आपके कितने जहाज़ वहाँ पर आकर जो हैं लंगर अंदाज हो सकते हैं, कितने जहाज़ों को आप एंकर कर सकते हैं वहाँ पर। तो आपकी जो पोर्ट्स होती हैं उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती ना कि वो कार्गो को मैनेज कर सकें और खाने को तकसीम कर सकें। तो बेहतर जो सलूशन होता है इस हवाले से वो यही होता है कि खाना जो है जिस इलाके में कहत है वहाँ पर ही खाना पैदा हो, तो लोगों के लिए आसानी जो है वो पैदा होगी। दिस इज़ और फर्स्ट लेक्चर रिलेटेड टू दिस लेसन। इंशाल्लाह कल हम इसका सेकंड लेक्चर कंडक्ट करेंगे, ठीक होगी बात।